हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज इंदौर के इस यूट्यूब पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के तृतीय प्रश्न पत्र ने बच्चों के होश उड़ा दिए। हालांकि सभी के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस प्रश्न पत्र का पूरा विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रश्न की क्या मार्किंग होगी, कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आने वाली 2021 मुख्य परीक्षा में आपको साइंस और मैथ्स बन जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंस सर की ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताना है अपने दोस्तों यारों को ये नंबर 9685570712 इस पर व्हाट्सएप करने के लिए कहना है और आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आने वाली सभी परीक्षाएं एमपीपीएससी, व्यापम बैंक, एसएससी, रेलवे सभी के लिए अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बंधुओं को ये नंबर जरूर बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पॉडकास्ट। तो ये था आज का हमारा तृतीय प्रश्न पत्र। देखिए, आप सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि आपको एक न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है। इसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए था एक्सेलरेशन का। अगर एक्सेलरेशन का आपको फार्मूला पता था त्वरण का, तो ये वैल्यूज़ आप पुट कर देते, आपसे बन जाता। इसी तरह से टर्मिनल वेग को परिभाषित करें। आपको वेग के बारे में पता होगा, लेकिन टर्मिनल वेग क्या होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहले के दोनों प्रश्न है ये टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चों से बना होगा। यानी कि 50-50 मान लेते हैं कि आधे लोगों से बना होगा, आधे लोगों से नहीं बना होगा। क्योंकि जो हमारे टेक्निकल यानी कि जिनका बीएससी, एमएससी और बी है, इन लोगों से तो बना होगा, लेकिन बाकी के बच्चे जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आते, साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते, उनसे थोड़ा सा ये सुनने में आया है कि नहीं बना है। अब ये पूछ लिया है, जब प्रकाश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से गुजरता है तो उसकी आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसी से आपको संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। आप यहाँ पर एक डायग्राम जो होता है वो बता सकते थे, बना सकते थे छोटा सा, या आप एक लाइन में लिखकर बता सकते थे। एक अधातु का नाम लिखिए जो कि धातुओं के समान चमकीला गुण रखती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से लुईस अम्लों को पहचानिए। तो ये कुछ लोगों से बना होगा, कुछ लोगों से नहीं बना होगा। पी नाइट्रोफिनॉल और ओ नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बंध के प्रकार लिखिए। तो ये देखिए, ये भी किसी से बना होगा, किसी से नहीं बना होगा। ये 50-50 है, मतलब ऊपर के दो ये और ये पाँचवा और छठवां, ये आपको 50-50 मान के चलना है। आधे बच्चों से बना है, आधे बच्चों से नहीं बना, मतलब जिसका साइंस बैकग्राउंड है उससे तो क्या है, बना ही बना है। बाष्पोत्सर्जन सिंपल सा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन बन गया होगा। वसा में घुलनशील एवं जल में घुलनशील विटामिन के, ये भी बन गया होगा। कंपाइलर बनी गया होगा, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ब्लॉक क्या है, ब्लॉक थोड़ा सा जानते तो हैं लेकिन इसको लिख पाए नहीं लिख पाए। आई होप कि आपके नोट्स में रहा होगा, हमारे नोट्स में तो था ये। ई गवर्नेंस के विभिन्न चरणों को सूचीबद्ध कीजिए, ये भी हमारे नोट्स में था। सिंपल सा समीकरण मैथ्स का पूछा गया है। यदि खरीदी मूल्य विक्री मूल्य का 96% है तब लाभ प्रतिशत कितना होगा। सिंपल सा है, आप खुद सोचिए कि अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी है, ठीक है, और उसको आपने बेच दिया है, क्या आपने उसको इतने दाम में बेचा है कि वो जो है, मतलब ये समझिए कि 100 रुपये की चीज़ जो आपने खरीदी है, तो ये जिस दाम में आपने बेची है वो उसका 96% रह जाती। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये सोचना है कि जो 100 रुपये आप खर्च कर रहे हैं उसको खरीदने में, निश्चित रूप से जब आप किसी को बेचेंगे तो उसको दाम बढ़ाकर बेचेंगे। तो वो वही कह रहा है कि जब हम इसको बेचते हैं, विक्री मूल्य का जो खरीदने वाला मूल्य है वो 96% रह जाता है। तो इसको निकालो, तो सिंपल सा था, निकल आता आपका। मूल्यांकन करो कि 450 का, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। NPCDCS ये सभी का सही नहीं होगा। मैं मान सकता हूँ कि इसमें से 100 में से 90 बच्चों ने इसको गलत किया होगा, तो ये 50-50 नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन आपको मेरिट में अंदर की ओर धकेलेगा। डेंगू ज्वर संक्रमण का कारण है, संक्रमण का, तो ये मच्छर का नाम आपको लिखना था। आयुष्मान भारत, ये सिंपल है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम पूछ ली गई है। कौन कहता है कि मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर्स नहीं आता है, आप इसको देख लीजिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी चलती है, और प्रीलिम्स के 3 मार्कर और आपके मेंस के जो 5 मार्कर हैं वो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के साथ ही तैयार हो जाएंगे। यकीन मानिए, आपको प्रिंस सर की रणनीति, प्रिंस सर के नोट्स और टेस्ट सीरीज का
पालन करना है हूबहू, गारंटी मैं लेता हूं कि आपका एग्जाम निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में सुनहरा रंग क्या प्रदर्शित करता है? इसरो के द्वारा विकसित लॉन्च व्हीकल की 5 पीढ़ियों के नाम। सिंपल सा क्वेश्चन है। महासागरीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? सिंपल है। ऊर्जा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? सिंपल है। ऊर्जा संरक्षण द्वारा ऊर्जा रणनीतियों में कैसे सहायता मिलती है? सिंपल है। निम्नलिखित में से इनके पूर्ण रूप लिखिए। अब बन गए होंगे IUCN और UNEP, तो सभी को पता है इनके नाम, ठीक है। ये बन गए होंगे, मतलब आप ये समझिए कि 90% बच्चों से बन गए होंगे, 10% से नहीं बने होंगे। सतत विकास को समझाइए। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये प्रश्न आपको हमेशा मिलता है, तो याद रखिए ये प्रश्न आपका हमेशा रिपीट होता है। परमाणु ऊर्जा क्या होती है? आप सभी को बन गया होगा। किस आधार पर पृथ्वी के बाहरी कोर को तरल माना जाता है? तो ये काफ़ी थोड़ा सा ये जिनका ज्योग्राफी अच्छा है या जिन्होंने UPSC में ऑप्शनल ज्योग्राफी लिया होगा, मेरा भी आपने देखा होगा, नोट्स बुक देखी होगी UPSC की, उसमें ये दिया हुआ है। आर्कोज क्या है? ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। अयस्क क्या है? अयस्क बन गया होगा। आर्कोज किसी से बना होगा, किसी से नहीं बना होगा, हालांकि उससे ज़रूर बन गया होगा जो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अब दूसरा है इसमें लूमिंग घटना का वर्णन करें। ये बन गया होगा। विरोधी ध्वनि की अवधारणा की व्याख्या करें। नाभिकीय जो है, अब देखिए विरोधी ध्वनि, अब इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लें, एंटी साउंड। तो ये जो है आपका एक तरह से इको से संबंधित जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आप जब कहना चाहिए आवाज़ निकालते हैं तो आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है, तो ये उसी तरह से एक प्रश्न है। विरोधी ध्वनि या एंटी साउंड, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करा। नाभिकीय विखंडन को परिभाषित कीजिए। विखंडन अभिक्रिया में क्यों उच्च मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है? हुंड का अधिकतम बहुलता नियम परिभाषित कीजिए। पीढ़ी एवं ऐप कक्षकों में युग्मन होने के लिए न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। बन गया होगा। एड्स का संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। बन गया होगा। समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं पर टिप्पणी कीजिए। बन गया होगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का वर्णन कीजिए। बन गया होगा। सोशल मीडिया क्या है और इसका क्या महत्व है? इसके 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो सोशल मीडिया आप जानते ही हैं, आप यूट्यूब जो अभी देख रहे हैं ये सोशल मीडिया है। फेसबुक चला रहे हैं आप या ट्विटर चला रहे हैं, तो ट्विटर मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा था। ट्विटर एक एग्जांपल दे देते हो और आप यूट्यूब दे देते। इसमें आप देख ही रहे हैं कि आप किस प्रकार से यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। आपके लिए बहुत आसानी हो गई और कोरोना जैसे टाइम पर काफ़ी हेल्प मिली इससे। और ट्विटर जहाँ पर आप सरकार को सीधे अपनी बात पहुँचा सकते हैं, मंत्री नेताओं को टैग कर सकते हैं। एक पुस्तक को 10% लाभ के साथ, ये बन गया होगा उनसे जिनकी मैथ्स ठीक है। ये भी एक बैग में, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, कोई टफ नहीं था मैथ्स। मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो कि आर्ट बैकग्राउंड से हैं या फिर ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो कि मैथ्स को बहुत टफ समझते हैं। आप यकीन मानिए कि मुझे भी कभी लगा करता था कि मैथ्स बहुत टफ है। हालांकि मेरी जो 11th-12th में था मैथ्स था, फिर BCA में भी मेरा मैथ्स था, और कहना चाहिए MBA में भी कैलकुलेशंस रहती हैं। तो आपको बता दें कि मैथ्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये कंसेप्ट का होता है, कंसेप्चुअल चीज़ होती है। अगर आपको किसी ने बहुत अच्छे से समझा दिया, जैसे कि जनरली जब मैं बेसिकली तो वैसे क्या होता है कि मैं कहना चाहिए कि PCS के सब्जेक्ट्स ही पढ़ाता हूँ, पॉलिटी पढ़ाता हूँ, इथिक्स पढ़ाता हूँ, इकोनॉमी मेरा कोर सब्जेक्ट है। इसके अलावा कंप्यूटर क्योंकि BCA है, फिर MBA है। तो इस तरह से क्या है, आपको बता दूं कि ये GS के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपने संस्थान की स्थापना की थी तब मेरे पास कहना चाहिए कि टीचर्स की कमी थी ड्यू टू लैक ऑफ फंड। सो मैं ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। तो मैंने मैथ्स भी पढ़ाया है, और आप यकीन मानिए कि 2013 से 15 तक 2.5-3 साल मैंने मैथ्स पढ़ाया बच्चों को। बहुत अच्छा, बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल मानकर, समझाकर, बताकर बताया जाए तो ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी नहीं लगते। इसलिए 1 घंटे कम से कम मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आज जिन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन छोड़े हैं उनका बंटाधार हो चुका है। संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य, ये तो आप जानते ही हैं। अब ये पूछ रहा है व्याधि क्षमत्व रोग, रोध क्षमत्व। अब ये इंग्लिश में देख लीजिए। तो ये क्या होता है, कमेंट ऑन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के बारे में पूछ रहा है। इम्यूनिटी आप जानते होंगे। राष्ट्रीय, इसलिए आपको जब हिंदी परेशान करे तो थोड़ा सा आप नीचे अंग्रेजी देख लिया करिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, इसके मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे। हमारे नोट्स में बहुत अच्छे से दिया है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये भी हमारे नोट्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद द्वारा किए जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ये भी बहुत अच्छे से दिया है, हिंदी वाले में भी अंग्रेजी वाले में भी। सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में अंतर बताइए। प्रकाश रासायनिक स्मॉग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं तथा उनके मूल्यांकन पर संक्षिप्त में लिखिए। अपक्षय और अपर्दन, बिकॉज मेरा इंग्लिश मीडियम है इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। ये क्या अंतर है, ये आपको अगर आपने अच्छे से बता दिया तो निश्चित रूप से पूरे नंबर मिल जाएंगे, मतलब 5 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। खनिज शब्द को परिभाषित करें। और यहाँ पर तीसरा आ गया, तो तीसरा भी आप देख रहे हैं। अब तीसरे सेक्शन में जो है यहाँ पर 3.1, 3.2, ये सबसे बड़ा शॉकिंग ये था कि यहाँ पर बच्चों को अथवा नहीं मिला, जो कि पहले 2 पेपरों में मिल रहा था। पहला पेपर बिल्कुल इजी था या एवरेज था, इजी और एवरेज के बीच में था। हमारे यूट्यूब पर जो हमने सर्वे किया उसको देखेंगे, बताऊंगा आपको लास्ट में। तो ये इजी और एवरेज के बीच में था, मतलब इजी था, बच्चों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन दूसरे पेपर में लेवल और बढ़ा, ये एवरेज और डिफ़िकल्ट के बीच में आ गया। और आज का पेपर डिफ़िकल्ट और वेरी डिफ़िकल्ट के बीच में आ गया। डिफ़िकल्ट तो था, लेकिन ऐसे बच्चे जिनका साइंस बैकग्राउंड था, जिनका टेक्निकल जो बैकग्राउंड था, उनके लिए पेपर में बहुत मज़ा आया उनको करने में, क्योंकि उनको इसी दिन का इंतज़ार था कि कब ये पेपर आए और वो बाकी लोगों से आगे हो जाए और बाकी लोग मैथ्स की वजह से, साइंस की वजह से उनसे पीछे हो जाए। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, इसके घटकों को बताइए, ये सब पता है आपको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के उपयोग, ये सब पता ही है आपको। आत्महत्या करने वाली 50 महिलाओं की आयु नीचे दी गई है, इससे महिला की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला लगेगा, फार्मूला अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो नहीं बनना है, कुछ भी नहीं कर सकते। ये जितने भी आपके क्वेश्चंस फार्मूले बेस्ड हैं, अगर फार्मूला याद है तो बन जाता है, नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते आप। आयुष, एड्स एवं कोविड-19 पर, ये देखिए कोविड-19 आ गया। मैंने कहा ही था कोविड-19 अच्छे से पढ़ना। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सामाजिक भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये हमारे नोट्स में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, देखिए मैथ्स वाला जो पार्ट है, मैं आपको बता दूं कि मैथ्स तो क्या होता है, खुद से पढ़ने की चीज़ होती है। तो जो मैथ्स है वो खुद से पढ़ने की चीज़ होती है, तो मैथ्स के क्वेश्चन हूबहू कभी वैसे नहीं आते। लेकिन जो साइंस और टेक्नोलॉजी है और जो एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, पूरे हमारे नोट्स से कवर है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर कोई यही कह रहा है कि हमारे नोट्स से पूरा है, हमारे नोट्स से पूरा है। देखिए सांच को आँच नहीं, किसके नोट्स से क्या आया नहीं आया ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये ओपन चैलेंज करता हूँ कि जिन बच्चों ने एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर के नोट्स खरीदे थे, वो इन प्रश्नों को जो है अपने नोट्स में देखें। और जिनको मैं बोल रहा हूँ कि हूबहू साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट का पूरा पार्ट हमारे नोट्स से था, साइंस भी लगभग था, न्यूमेरिकल्स नहीं थे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है ये हूबहू कभी नहीं आएंगे। आप मैथ्स की बुक भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैथ्स पढ़ लीजिए, आप न्यूमेरिकल्स कितने भी लगा लीजिए, लेकिन हूबहू न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आता है, मतलब वैल्यूज़ बदल जाती हैं। तो ये तो आप बचपन से जानते हैं कि गणित हो गई या साइंस के आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, ये आपकी वैल्यूज़ चेंज करके आते हैं। तो ये कभी भी हमारे नोट से एज इट इज़ नहीं आएगा, आगे भी नहीं आएगा। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का पूरा पार्ट आपका, साथ ही आपका जो एनवायरनमेंट का पार्ट है, ये सारा पार्ट हमारे नोट्स से है। जिस बच्चे के पास, मैं आपको ये ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि जिस बच्चे के पास ये नोट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। उनके मैसेजेस आए हैं, उन्होंने बताया है बाकायदा, और मैं कभी कभी जब मुझे समय होता है मैं स्क्रीनशॉट्स शेयर भी कर देता हूँ। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं आप, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए आप फीस दे रहे हैं, किस बात की दे रहे हैं? अगर आपने 1 मेंस 2 मेंस लिख लिया है तो फिर आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंस सर के नोट्स ले लेना है और यकीन मानिए सिर्फ उन्हीं को रटना है, क्योंकि समझते तो आप सब कुछ हैं, क्योंकि 1 बार 2 बार मेंस लिख चुके हैं तो समझ आप सब कुछ चुके हैं। लेकिन कंटेंट की समस्या है, आपके साथ ये समस्या है कि जब प्रश्न आए तो लिखा क्या जाए, 3 नंबर में, 5 नंबर में और 11 नंबर में। तो ये समस्या हमारे नोट्स से आपको जो है दूर हो जाएगी। और लैंग्वेज इतनी आसान है, इतना ईजी लैंग्वेज है कि आप वाकई में, चाहे अंग्रेजी माध्यम हो चाहे हिंदी माध्यम हो, आप पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास अगर ये नोट्स पहले से होता तो निश्चित रूप से मैं बहुत अच्छा करता। और ऐसे ये सारे जो है रिमार्क्स, जितने भी